अ, प्यारे विद्यार्थियों, आज लोक के बारे में हम अंतिम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और आज हम उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। लोक जो है वो पहला उदारवादी विचारक माना जाता है, क्योंकि वह निम्नलिखित चीज़ों का समर्थन करता है। सबसे पहले लोक व्यक्ति की विवेकशीलता और उसकी तर्क बुद्धि का समर्थन करता है। वह व्यक्तिवादी राज्य का समर्थन करता है। व्यक्तिवादी राज्य वह होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में या व्यक्ति की आज़ादी में कम से कम हस्तक्षेप करता है। यानी जो सीमित राज्य है, जो लिमिटेड स्टेट है, वह उसको हम व्यक्तिवादी राज्य कहते हैं। व्यक्तिवादी राज्य के अंतर्गत राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता है। यानी राज्य को एक बुराई समझा जाता है। बुरा इसलिए क्योंकि राज्य अपनी सत्ता के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करता है या व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करता है। इसलिए राज्य को व्यक्तिवादी जो विचारक होते हैं वे एक बुराई के रूप में देखते हैं, लेकिन वह व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य को आवश्यक भी मानते हैं। इसलिए व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। और लोक इस बात का समर्थन करता है। फिर लोक इसलिए उदारवादी या लिबरल विचारक माना जाता है क्योंकि उसने सबसे पहली बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्ति की आज़ादी का समर्थन किया। उसने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। जैसा हमने पूर्व के वीडियो में देखा कि वह 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की बात वो करता है। फिर लोग जो है वह सहमति पर आधारित सरकार का समर्थन करता है। यानी सरकार जो है वो कंसेंट, जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। सरकार के निर्णय जनता की सहमति पर आधारित होने चाहिए। वह न्यूनतम राज्य और अहस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करता है। थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर जिसे हम कहते हैं। और ये क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया कि राज्य कम से कम व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करे। केवल वह व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकारी है, अन्यथा वह व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर लोक इसलिए उदारवादी विचारक माना जाता है क्योंकि उसने कानून के शासन का समर्थन किया। उसने संवैधानिक शासन का समर्थन किया। जो भी शासन हो वह संविधान के द्वारा सीमित होना चाहिए। फिर लोक बहुमत के सिद्धांत का समर्थन करता है। यानी शासन जो है वह बहुमत के आधार पर संचालित होना चाहिए। वह सत्ता के विभाजन का समर्थन करता है। यानी सत्ता जो है वह एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। सत्ता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विभाजित होनी चाहिए। वह जनता की सार्वभौमिकता का समर्थन करता है। यानी सारी सत्ता का जो स्रोत है वह जनता है। वह प्रतिनिध्यात्मक जनतंत्र, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का या सरकार का संचालन करे, वह इस बात का समर्थन करता है। वह संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर संपत्ति अर्जित करने की छूट देने का वो समर्थन करता है। यानी व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर जितनी चाहे उतनी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, इसका वह समर्थन करता है। इसलिए वह एक उदारवादी विचारक है। वह सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज का समर्थन करता है। वह बहुलवाद या धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करता है। यानी एक राज्य के भीतर अलग अलग धर्मों को मानने वाले अनुयायी, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। समाज विविधताओं का समुच्चय होता है। अलग अलग धर्म, भाषाओं और जातियों के लोगों का समूह होता है। इसलिए उसमें सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। ये बात लोक प्रकट करता है। इसलिए वह उदारवादी विचारक माना जाता है। वह जनता को क्रांति का अधिकार देता है। यदि शासन सत्ता संविधान के अनुसार संचालित ना हो रही हो और शासन सत्ता अगर निरंकुश हो जाए और निरंकुश होकर जनता के ऊपर अत्याचार करने लगे, तो जनता को क्रांति करने का अधिकार लोक देता है। इस प्रकार जैसा वाहन कहता है कि लोक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का जो आधार है वो व्यक्ति है, व्यक्ति की आज़ादी है। प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता, व्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रखना है। इसलिए लोक व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारक है।
अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर लोक के विचारों की स्पष्ट छाप हमें दिखाई देती है। रोल्स ने लोक के समझौता सिद्धांत के आधार पर ही बाद में चलकर न्याय का सिद्धांत विकसित किया। आपको बता दूं कि जॉन रोल्स जो है वो आधुनिक युग का एक बड़ा राजनीतिक विचारक माना जाता है। समकालीन राजनीतिक विचारकों में अग्रणीय नाम उसका माना जाता है। 1970 में जॉन रोल्स ने एक किताब लिखी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और उसने न्याय के सिद्धांत को नए अर्थों में, नए संदर्भों में पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया। और जब रोल्स अपने न्याय के सिद्धांत का विकास करता है 1970 में, तो उसका आधार ये लोक का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वही बनता है। रॉबर्ट नॉजिक ने भी लोक की तरह सरकार को न्यासी के रूप में अभिव्यक्त किया। वोल्टेयर कहता है कि शायद इससे अधिक संत समान, अधिक व्यवस्थित, असाधारण व्यक्ति, अधिक सटीक तर्कवादी कोई नहीं था जितना कि लोक था। लेस्लेट, जिसने लोक की जीवनी लिखी, वो लिखता है कि लोक नई वीक परंपरा का समर्थक है और नए ही 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक है। लोक मूलतः मूलवादी है, जैसा एशक्राफ्ट कहता है। लोक का चिंतन 18वीं सदी के लिए एक पराभौतिक तथा शिक्षा, धर्मशास्त्र, नैतिकता और राजनीति के लिए ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा था जो व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद और पूंजीवाद की लहर से मेल खा रहा था। रोजर्स बिल्कुल सही लिखता है। लोक ने जो व्यक्ति की आज़ादी की बात की, जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन उसने किया, और जिस तरह संपत्ति के संदर्भ में उसने व्यक्ति को बिल्कुल मुक्त छोड़ देने की बात कही, और राज्य किसी प्रकार का नियंत्रण व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में नहीं कर सकता, उसका परिणति, उसके इस विचारों की परिणति ही पूंजीवाद था। तो जो पूंजीवाद, जो उपभोक्तावाद और जो उपयोगितावाद बाद में विकसित हुआ, उसका आधार लोक का व्यक्तिवाद है। तो इस तरीके से हम लोक को एक लोकतांत्रिक, एक व्यक्तिवादी, एक उदारवादी विचारक के रूप में देखते हैं। तो यहाँ आज हम लोक ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम रूसो की बात करेंगे। धन्यवाद।